नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास की रक्षा करने, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया जाता है। इनकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के द्वारा चलाया गया यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसकी रूपरेखा 1968 में तैयार की गई, लेकिन इसे 1971 से प्रारंभ किया गया। पर्यावरण को बचाने विश्व का पहला सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में आयोजित हुआ, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में इस प्रोग्राम को वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से चलाने की सहमति बनी थी। वर्तमान भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सीमांकन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर 1968 में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। इस प्रोग्राम में स्थलीय और समुद्र तटीय पारिस्थितिक क्षेत्र का भी संरक्षण होता है। मतलब ये कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें लैंड के साथ साथ, स्थल के साथ साथ जो तटीय, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां की जैव विविधता, वहां की पारिस्थितिकी का भी संरक्षण किया जाता है। तो इसमें स्थल और समुद्र तटीय क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। किसी भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 जोन होते हैं। अब ये 3 जोन कौन कौन से होते हैं तो इसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। तो 3 जोन में जो पहला जोन होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है। ये जो आउटर लाइन आपको दिख रही होगी, सबसे बाहरी जो हिस्सा है इसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। उसके अंदर बफर जोन है और सबसे जो अंदर है, केंद्र में है, सेंटर में है, ये कोर जोन है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो खास होता है वो दोस्तों कोर जोन होता है। यह है कोर जोन। अब ये कोर जोन क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहां पर आपको 2 डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, आप इस डायग्राम में आप देखेंगे यहां पर ये जो कोर जोन है, यहां पर आपको बहुत सारे फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहां पर जंतु भी दिखाए गए हैं और यहां पर वनों की डेंसिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कोर जोन में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जीव जंतुओं की विविधता, डायवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा कोर जोन में बायोडायवर्सिटी होती है। वन क्षेत्र से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को यहां जाने और रिसर्च करने वालों को यहां पहुंचने की अनुमति होती है। यह सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है और यहां मानवीय गतिविधियों की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती। इस चीज की परमिशन यहां पर नहीं दी जाती है इस कोर जोन में। क्लियर? तो कोर जोन पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। जैव विविधता मतलब यहां पर वनस्पति और जंतुओं की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, वनों की डेंसिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से ये एरिया प्रोटेक्टेड होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो केंद्र में जो जोन होगा इसे हम कोर जोन कहते हैं। इसका जो दूसरा जोन होता है इसको हम बफर जोन कहते हैं। अब ये बफर जोन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। कोर जोन का बाहरी हिस्सा बफर जोन कहलाता है। यहां कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। मतलब ये जो बफर जोन है, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। यहां होटल भी हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये होटल बने हुए हैं। ये होटल की अनुमति यहां पर बफर जोन में दी जाती है। इसके अलावा आप यहां आकर के रिसर्च कर सकते हैं। ये रिसर्च के लिए इस संकेत का इस्तेमाल किया गया है। तो रिसर्च की यहां पर अनुमति होती है और पर्यटन की भी अनुमति यहां पर होती है। लेकिन यहां पर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। तो याद रखें, बफर जोन में किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी उद्योग या औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति यहां पर नहीं दी जाती है और ऐसी किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। क्लियर? तो ये था बफर जोन। तो बफर जोन में होटलिंग, रिसर्च,
इसके अलावा मतलब आवास यहाँ पर बन सकते हैं और यहाँ पर कुछ मात्रा में मानवीय गतिविधि को अनुमति दी जाती है। चलिए, तीसरा जो जोन है वो है ट्रांजैक्शन जोन, या इसको हिंदी में संक्रमण जोन भी कहते हैं। अब ये जो संक्रमण जोन होता है सबसे बाहरी एरिया होता है, बफर जोन के बाहर जो होगा वो संक्रमण जोन होगा। लेकिन आपको एक बात बता दें, हमने यहाँ पर बफर जोन की आउटर लाइन दी हुई है, ये बॉर्डर है इसकी। तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्रांजैक्शन जोन होता है उसकी सीमा नहीं होती है, उसकी बाहरी सीमा नहीं होती है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहां पर होटलिंग मतलब होटल बनाए जा सकते हैं, मानव बस्तियां बनाई जा सकती हैं, मानव यहां पर बस सकते हैं, मानव यहां पर बस करके कृषि कार्य यहां कर सकते हैं, तो कृषि जो गतिविधियां हैं वो हो सकती हैं। लेकिन यहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, कोई भी औद्योगिक गतिविधि यहां पर नहीं हो सकती है। और ये जो क्षेत्र होते हैं, जब यहां पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा इस तरीके से आवास यहां पर बन जाते हैं संक्रमण जोन में, तो इससे तो जो बफर जोन होता है वो संकुचित होने लगता है। संक्रमण जोन में ज्यादा आबादी हो जाने से बफर जोन संकुचित होने लगता है और बहुत सारे जो पशु होते हैं वो मानव बस्तियों में आने लगते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, घरों में तेंदुआ आ गया, गांव में शेर आ गया, बाघ आ गया, या जंगली पशु आ गए, हिंसक पशु आ गए। तो ऐसे फॉरेस्ट एरिया में ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हो ये रहा है कि जो ट्रांजैक्शन जोन है वहां पर मानव बस्तियां बढ़ते जा रही हैं, आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो बफर जोन जो हो गया वो सिमट गया, जिसकी वजह से पशु जो है वो यहां तक आ जाते हैं, ये आम बात है। चलिए, तो दोस्तों ये 3 जोन होते हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में। केंद्र में कोर जोन जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर प्रतिबंध बहुत ज्यादा होता है, कठोर होता है। बफर जोन में कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, और जो ट्रांजैक्शन जोन होता है इसकी कोई बॉर्डर नहीं होती, इसकी कोई सीमा नहीं होती, और यहाँ पर मानवीय गतिविधियों की बहुत ज्यादा अनुमति होती है। तीनों में क्या अंतर है, ये डायग्राम में चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, उससे भी आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व की। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये होशंगाबाद में है। इसकी स्थापना की गई 1999 में। चलिए, तो ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1999 में की गई। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में बनाया जा रहा है, और इसको 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर बनाए जाते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो 1968 में की गई थी, जैसा भी मैंने आपको बताया, और 1971 में, इफेक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1968 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन इसे 1971 में प्रारंभ किया गया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कार्यक्रम है वो 1971 से इंप्लीमेंट किया गया है, और इसको व्यापक पैमाने पर स्थापित करने के लिए स्टॉकहोम में जो 1972 में सम्मेलन हुआ था, तो वहां से इसको आम सहमति मिली थी, और इसमें इस स्टॉकहोम समिट में 179 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और यहीं से व्यापक पैमाने पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। चलिए, अभी वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और मध्य प्रदेश में भी जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1999 में हुई, और यूनेस्को ने इसको 2019 में अपनी सूची में शामिल किया है। इसके अलावा इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य भी आते हैं। तो इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें 2 अभ्यारण्य शामिल हैं, एक है पचमढ़ी अभ्यारण्य और दूसरा है बोरी घाटी अभ्यारण्य। ये बोरी घाटी अभ्यारण्य और पचमढ़ी अभ्यारण्य ये दोनों ही होशंगाबाद में है, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। चलिए, तो याद रहेगा दोस्तों, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभ्यारण्य, इसके अलावा बोरी घाटी अभ्यारण्य शामिल है। आगे बढ़ते हैं।
सतपुड़ा नेशनल पार्क कोर क्षेत्र में, जबकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है इसके कोर क्षेत्र में है, अभी मैंने आपको बताया था कोर क्षेत्र। जबकि जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य ये दोनों जो हैं वो बफर जोन में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखें। सतपुड़ा नेशनल पार्क कोर जोन में, मतलब जो उसका सेंटर जो एरिया होता है वहां पर, जबकि पचमढ़ी और जो बोरी अभ्यारण्य है ये बफर जोन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, बाघ, जंगली भैंसे, ईगल पक्षी, स्तनपायी सरीसृप और पक्षियों की अनेक प्रजातियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, ये देखिए आपको ये गिलहरी दिख रही है, ये गिलहरी का आपको ये मुंह दिख रहा होगा, ठीक है, और ये इसके आपको आसपास ये पंख दिखाई दे रहे होंगे, ये गिलहरी के पंख है। तो ये उड़ता हुआ चित्र है गिलहरी का। तो उड़ने वाली गिलहरी इस बायोस्फीयर रिजर्व की एक विशेष पहचान है, याद रखिएगा। इसके अलावा बाघ, तो यहाँ पर आपको टाइगर भी देखने को मिलेंगे बड़ी संख्या में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है सतपुड़ा नेशनल पार्क। जंगली भैंसे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ईगल पक्षी पाया जाता है, ये आप देख रहे होंगे, ईगल पक्षी बहुत ही सुंदर पक्षी है, तो ईगल पक्षी के लिए फेमस है ये। तो याद रखें, उड़ने वाली गिलहरी, बाघ, ईगल पक्षी, इसके अलावा स्तनपायी सरीसृप और पक्षियों की अनेक प्रजातियां आपको इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, तो याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पचमढ़ी में चंपक बंगले को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यहाँ पहले सीएम आवास हुआ करता था। पहले यहाँ पर एक बंगला था जो सीएम आवास हुआ करता था। यहाँ पर सीएम जब भी यहाँ विजिट पर आते थे तो वो यहाँ पर रुकते थे, उसका नाम है चंपक बंगला। इसको अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो ये करंट की बात है, इसको आप याद रखें। आगे चलते हैं। यहाँ शाकाहारी वन्य प्राणियों को शिकारियों से बचाने के लिए, शाकाहारी वन्य प्राणियों को शिकारियों से बचाने के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया है। एक्चुअली में दोस्तों ये ऑपरेशन वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। तो याद रखें, जो ऑपरेशन मानसून है उसका जो संबंध है शाकाहारी वन्य प्राणियों को शिकारियों से बचाने के लिए शुरू किया है। तो ऑपरेशन मानसून, इसको याद रखें, ये भी करंट है। चलिए, तो ये था पचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, 1999 में स्थापित हुआ, 2009 में यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, यह है अमरकंटक अचानकमार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको बनाया गया 2005 में, और याद रखें अमरकंटक अचानकमार ये ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 2005 में इसकी स्थापना हुई और 2012 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यूनेस्को की सूची में दोस्तों इसको 2012 में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित है, मतलब ये छत्तीसगढ़ में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है, तो 2 राज्यों में स्थित है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और मध्य प्रदेश का पूरा अनूपपुर जिला और छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है मुंगेली, तो याद रखिए मुंगेली जिले में भी आता है अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंतर्गत अनूपपुर वन्य क्षेत्र, तो अनूपपुर जिले का जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो इसमें शामिल होता है दोस्तों। इसके अलावा अचानकमार अभ्यारण्य, लेकिन अचानकमार अभ्यारण्य याद रखना ये छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। अचानकमार अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसको नाम दिया गया है अमरकंटक अचानकमार अभ्यारण्य। 2 राज्यों में है, तो अनूपपुर का वन क्षेत्र और अचानकमार अभ्यारण्य, ये 2 क्षेत्रों को मिलाकर के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां प्रवाहित होती हैं। तो यहां से महत्वपूर्ण नदियों का ओरिजिन होता है। एक नदी है नर्मदा नदी, और याद रखें ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहीं ना कहीं जल विभाजक का भी काम करता है। तो यहां से जैसे नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी पश्चिम में चले जाती है, जबकि सोन और जो जोहिला नदी है ये पूर्व की ओर जाती है। तो नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदियों का उद्गम इसी बायोस्फीयर रिजर्व से होता है। इसके अलावा इस बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर 4 सिंग वाले हिरण पाए जाते हैं दोस्तों। 4 सिंग वाले आपको हिरण यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 4 सिंग वाले हिरण, ये खास विशेषता है इसकी। 4 सिंग वाले हिरण, ये आप देखें यहां पर इमेज आपको दिख रही है। तो ये जो पहली इमेज है ये वाली, ये जो 4 सिंग वाले, तो यहां पर ये देखें आप, ये जो हिरण है इसके ये 4 सिंग आपको देखने को मिलेंगे।
1 2 3 और ये 4। पीछे के 2 सींग बड़े होते हैं, सामने के 2 सींग छोटे होते हैं। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 4 सींग वाले हिरण अगर आपसे पूछ लिया कहां पाए जाते हैं तो याद रखिएगा अमरकंटक अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व में, ये इसकी बिल्कुल खासियत है। चिंकारा पशु यहाँ पर पाया जाता है। बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं। तेंदुए, लेपर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। गौर नामक पशु यहाँ पर पाया जाता है, बाइसन बोलते हैं, तो ये बाइसन का आपको चित्र ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये चित्र, ये काले हिरण है, तो काला हिरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, चिंकारा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो खास विशेषता इसकी 4 सींग वाला हिरण भी यहाँ पर है और बाइसन भी है। बाइसन देखें, ये बफेलो टाइप ही होता है, लेकिन इसके जो सींग होते हैं और इसका जो मुंह होता है और इसके जो पैर होते हैं ये व्हाइट कलर में होते हैं, तो ये इसकी पहचान है। और थोड़ा सा ये भैंस की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, विशालकाय पशु होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आसियान और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सारस क्रेन भी पाए जाते हैं। तो सारस क्रेन इसकी खास विशेषता है, जैसे मैंने 4 सिंग वाले हिरण बताया था वैसी सारस क्रेन है। तो ये सारस क्रेन का आपको ये डायग्राम ये इमेज दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये सारस। तो देखिए हमारे यहाँ जो या साइबेरियन जो सारस होते हैं वो प्लेन बिल्कुल व्हाइट कलर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो मुंह है वो रेड कलर में और बाकी की जो बॉडी है वो दूसरे कलर में है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पक्षी, सारस क्रेन इसे कहा जाता है। तो ये आसियान के देश जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं और ऑस्ट्रेलिया में खासकर ये पाया जाता है। और ये जो पक्षी है वो अमरकंटक अचानकमार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखें साइरस क्रेन और सारस क्रेन और 4 सिंग वाले हिरण बाइसन इस बायोस्फीयर रिजर्व की विशेषता है। इसके अलावा तीसरा और अंतिम जो बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, वो है दोस्तों पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। और पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के 2 जिले में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई और यूनेस्को की सूची में इसको 2020 में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 2020 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, मतलब मध्य प्रदेश के तीनों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है, तो जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्यन की जो पहाड़ी है उसके उत्तर में स्थित है ये बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो पन्ना नेशनल पार्क है वो शामिल है। इसके अलावा केन अभ्यारण्य शामिल है और गंगेय अभ्यारण्य, ये तीनों ही शामिल है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कैन अभ्यारण्य और गंगेय अभ्यारण्य ये तीनों ही शामिल है। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो याद रखिएगा पन्ना और छतरपुर 2 जिलों में आता है और यहीं पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, केन अभ्यारण्य और गंगेय अभ्यारण्य स्थित है। इस क्षेत्र में चिंकारा, तो यहां पर आपको चिंकारा देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में आपको चिंकारा मिलेगा। साइबेरियन पक्षी मिलेंगे, तो साइबेरियन पक्षी भी आते हैं दोस्तों यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके अलावा जंगली भैंसे, मगरमच्छ, घड़ियाल, बाघ और रेंगने वाले जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। रेंगने वाले जीव मतलब रेप्टाइल्स भी आपको यहाँ पर पन्ना में बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, सारस है यहाँ पर, रेप्टाइल्स भी है यहाँ पर। इसके अलावा जो रेंगने वाले जो जीव हैं, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, ये भी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। केन नदी इसके मध्य से होकर के बहती है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके मध्य से होकर के केन नदी बहती है। केन नदी इस बायोस्फीयर रिजर्व को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करती है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा और अंतिम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो जैसा मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में 3 ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और तीनों के तीनों जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और इसकी डिटेल मैंने आप लोग को दी। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और आप किस टॉपिक पर लेक्चर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।